बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ किस तरह से हम दो मासेस को अटैच करके हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के साथ और वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ मासेस को अटैच करने के बाद उन मासेस के थ्रू हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे पास लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जो आज के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर एक हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम या डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। यहाँ पे हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम किसी भी अजसाम का वो ग्रुप होता है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ अजसाम जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उनके इंटरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होती। तो इस तरह के ग्रुप के जो ग्रुप होते हैं उनको हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब स्टेटमेंट हमने लिखनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। हमारे पास मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा बॉडी जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन वो क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। कांस्टेंट मोमेंटम के साथ हूँ तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीट बेल्ट्स इन व्हीकल। अब गाड़ी के अंदर हमारे पास क्या एडवांटेज हैं या क्या हमारे पास फ़ायदे हैं, फ़वायद हैं सीट बेल्ट्स के। सीट बेल्ट्स आर यूज़फुल इन टू वेज। सीट बेल्ट जो है हमारे लिए मुफीद दो तरह से होते हैं, दो तरीक़ों से होते हैं। दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू अ पर्सन वेयरिंग सीट बेल्ट। ये हमें क्या करते हैं? किसी भी इंसान को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स मिलती है सीट बेल्ट पहनने से। द एडिशनल टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर द स्टिचिंग सीट्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सीट बेल्ट्स को अगर आपके पास एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, दिस प्रोग्राम्स द स्टॉपिंग टाइम द मोमेंटम टू चेंज एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कोलिजन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर हमने सीट बेल्ट पहना हुआ होता है तो उससे क्या होता है, जब भी हम गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाते हैं या अचानक से हमारे पास कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, अगर हमने सीट बेल्ट पहना हुआ होता है तो उसकी वजह से जो कोलिजन होती है, कोलिजन जो पैदा होता है, तो कोलिजन जो है बहुत कम पैदा होता है। उसकी वजह क्या है? जब हमारी बॉडी के अंदर मोमेंटम ही प्रोड्यूस नहीं होता तो कोलिजन पैदा नहीं हो सकता। कोलिजन कहते हैं टकराव को। जो ही मतलब अगर हमने सीट बेल्ट नहीं पहना होता तो हम अगर गाड़ी की फ्रंट सीट के ऊपर बैठे हुए होते हैं तो हम गाड़ी के डैशबोर्ड, गाड़ी के आगे का हिस्सा होता है, हम उसके साथ टकराते हैं, या गाड़ी के साथ फ्रंट जो ग्लास होता है हम उसके साथ टकरा जाते हैं, या आपके पास डोर ग्लास जो होता है उसके साथ टकराव होता है, तो हम कोलिजन उससे मोमेंटम प्रोड्यूस होने की वजह से हम उससे टकरा रहे होते हैं। सीट बेल्ट होने की वजह से हम इस कोलिजन या इस मोमेंटम से बचते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडी ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। किसी भी सिस्टम के अंदर जब कोई भी अजसाम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स कि आपस में उनका रिलेशनशिप बनता है, वो टकराते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल बैरूनी फोर्स अप्लाई नहीं होती, तो इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। स्टेटमेंट of law of conservation of momentum, the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remain constant। दो या दो से ज़्यादा अजसाम जब किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और उन अजसाम के अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम देते हैं। अब डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर करता है मोमेंटम? मोमेंटम दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक हमारे पास किसी भी जिस्म का जो मास होता है, दूसरा उस जिस्म की वेलोसिटी। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है क्या करता है, जो हम जिस्म ले रहे होते हैं उसके मास और उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एग्जाम्पल क्या है? कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ एन एयर फिल्ड बलून इज डिस्क्राइब अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन दिस केस balloon and the air
inside it form a system. Before releasing the balloon, the system was at rest, hence the initial momentum of the system was zero. As soon as the balloon is set free, air escape out of it with some velocity. The air coming out in the possesses momentum, the conserved momentum, the balloon moves in a direction. अब यहाँ पे हमारे पास हमने कहा था कोई भी जो रिएक्शन होता है हर एक रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है. न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर हमने बात की थी, अगर किसी भी जिस्म के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो उसके अपोजिट कोई रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. इसी तरह से अगर हम बलून की एग्जांपल ले रहे होते हैं, अगर हम बलून को फिल करते हैं, एयर उसके अंदर फिल करते हैं, जब हम उसको छोड़ते हैं तो बलून जो होता है क्या करता है, फॉरवर्ड मींस के आगे की तरफ मूव करता है, और बैकवर्ड जो रिएक्शन होता है एयर एस्केप हो रही होती है उसकी बैकवर्ड मींस के वो वापस एयर जो है वो बैकवर्ड एस्केप कर रहा होता है, खारिज कर रहा होता है. तो यहाँ पे हमारे पास कुलाइन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट एंड द डायरेक्शन एंड एयर रशिंग आउट. तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एयर क्या होती है, उससे खारिज होती है. मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर ऑफ मासेस m1 and m2 are shown in figure. They are moving in a straight line with the initial velocity u1 and u2 respectively, such that u1 is greater than u2. Sphere of m1 approaches the sphere of m2 as they move. Initial momentum of a mass m1 equal to m1 u1. Initial momentum of a mass m2 equal to m2 u2. The total initial momentum of a system before collision m1 u1 plus m2 u2. अब यहाँ पे हमें डायग्राम दिखाई गई है. कोलिजन से पहले वेलोसिटी u1 u2 है. जब कोलिजन होता है, जब दो मासेस आपस में टकराते हैं, कोलिजन के टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी वही रहेगी. कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज होती है, मीन्स के टकराव के बाद, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होंगी, वो हमारे पास v1 और v2 होंगी. अब बिफोर कोलिजन के हमारे पास मासेस हैं m1 और 2 और उनकी वेलोसिटी u1 और u2 हैं. अब हम देखेंगे आफ्टर कोलिजन के बाद, ये जो अभी हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखी है, ये हमने बिफोर कोलिजन देखी है. जो पार्ट इस डायग्राम में पार्ट ए नज़र आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये दो इक्वेशन बनाई है, इनिशियल मोमेंटम फॉर मास m1 और इनिशियल मोमेंटम फॉर मास m2. दोनों टोटल इनिशियल मोमेंटम जब हमने किया बिफोर कोलिजन से पहले मास 1 और मास 2 का जो हमारे पास मोमेंटम है, जब उसको हमने कंबाइन किया है तो वो हमारे पास m1 u1 और m2 u2 है. मोमेंटम का फार्मूला हम प्रीवियस लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं. वहाँ पे हमारे पास क्या था, p इज़ इक्वल टू mv. m हमारे पास मास है और v क्या है, वेलोसिटी है. अब यहाँ पे मास को तो हम m1 और m2 ले रहे हैं मासेस के लिए, और वेलोसिटीज के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी हैं उसके लिए u1 और u2 ले रहे हैं. हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी को vi लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी है उसको हम vf ले रहे होते हैं. तो यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी जो ले रहे हैं मोमेंटम के अंदर u1 और u2 ले रहे हैं बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन हमारे पास वेलोसिटी क्या होंगी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट. आफ्टर सम टाइम मास m1 हिट्स m2. जब मास, अब यहाँ पे ये टाइम है कोलिजन का, जब उनके दरमियान में आपस में मासेस m1 और 2 के दरमियान आपस में टकराव हो रहा है विद सम फोर्स, किसी फोर्स की वजह से. अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, m2 exerts an equal and opposite reaction force on m1. तो m2 जो है वो exerts करता है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स m1 के लिए. लेट देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2. जब इनमें आपस में कोलिजन हो जाता है, मास m1 और m2 के दरमियान कोलिजन हो जाता है, आफ्टर कोलिजन. अब कोलिजन के बाद की हम बात कर रहे हैं, इनकी जो वेलोसिटीज प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे पास क्या है, v1 और v2 है. v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन. देन फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 इक्वल टू m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 इज इक्वल टू m2 v2. टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, total momentum of the system after collision is equal to m1 v1 plus m2 v2. तो यहाँ पे हमने बात की थी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन हमारे पास जो वेलोसिटी थी u1 u2 थी. आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंज हो गई हैं, v1 और v2 हो गई हैं. अब हम क्या कराएंगे, जो दोनों मोमेंटम्स हैं इनको आपस में इक्वल लेंगे. टोटल मोमेंटम
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में हमारे पास था टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो था वो हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है। दो इक्वेशन का कंपैरिजन किया है, इक्वेशन 1 और 2 का। नेक्स्ट अब देखते हैं, द अबव इक्वेशन शो दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमारे पास इस इक्वेशन में ये कहा गया है, ये जो ऊपर दी गई इक्वेशन है, इसमें अगर हम कोलिजन से पहले देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मोमेंटम सेम है, कोलिजन के बाद भी अगर हम देख रहे होते हैं तो उनका मोमेंटम जो है वो सेम है। मीन्स के इनिशियल मोमेंटम दोनों मास है, इनिशियल मोमेंटम m1 और m2 जो है आपस में ऐड हो रहे हैं, और आफ्टर कोलिजन भी वो दोनों इनिशियल फाइनल मोमेंटम जो है m1 और m2 की वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसलिए ये इक्वेशन हमारे पास लाई कर रही है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बिफोर आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे अब आपको एक्टिविटी दिखाई गई है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे हमारे पास ट्रक से कार के अंदर। ट्रक का वेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाया गया है, वेट 3000, वेलोसिटी 10 मीटर सेकेंड इनवर्स और मोमेंटम जो है 60,000 है। जब ये ट्रक का कार के साथ कोलिजन होता है, टकराव होता है, तो जब मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है तो हम बिफोर कोलिजन अगर बात करते हैं, बिफोर कोलिजन हमारे पास कार का जो मास है वो 1000 kg है, वेलोसिटी उसकी 0 है और मोमेंटम भी उसका 0 है, क्योंकि कार स्टॉप है हमारे पास। जब कोई भी चीज़ रेस्ट की हालत में होती है तो उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम जो होता है वो 0 हो जाता है, सिर्फ उसका वेट काउंट हो रहा होता है। जो ही हमारे पास मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है तो कार की जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाती है और मोमेंटम जो है वो हमारे पास 30,000 हो जाता है। तो ये हमारे पास एक्टिविटी थी कि किस तरह से मोमेंटम जो है वो हैवी वेट से लेसर में ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमने एक्टिविटी आपको दिखाई है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस लॉ इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली ट्रू नॉट ओनली फॉर बिगर बॉडीज बट आल्सो फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो है सिर्फ यूनिवर्स के अंदर बड़ी बॉडीज पे एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि हमारे पास एटम या मासेस के अंदर भी मोमेंटम पाया जाता है। कंसीडर अ सिस्टम फॉर अ गन and a bullet before firing the gun, both of the gun and bullet are at rest। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं एक गन और एक बुलेट की, दोनों रेस्ट की हालत में हैं, मीन्स के इनके अंदर किसी भी किस्म का कोई मोमेंटम नहीं है। टोटल मोमेंटम गन और जो बुलेट है, हमारे पास बुलेट को हम क्वाइल कह लें या बुलेट कह लें, दोनों का जो मोमेंटम है टोटल वो क्या है, 0 है। सो दी टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम है 0 इनिशियली। जब हम दोनों चीज़ें रेस्ट में हैं तो इसका मोमेंटम 0 होगा। एज द गन इज फायर्ड, जब हम गन फायर करते हैं, बुलेट शूट्स आउट द गन एंड एक्वायर मोमेंटम। जब हम गन फायर करेंगे, बुलेट शूट होगी, तो उस टाइम हमारे पास गन जो है वो गन के अंदर एक अपोजिट रिएक्शन होगा। हम आम जो छोटे हमारे पास गली मोहल्ले में आते हैं एयर गन वाले, जिससे हम बलून को फाड़ते हैं, एक उन्होंने बलून टेबल पे ऊपर लगाए हुए होते हैं और एयर गन से हमें कहते हैं कि आप इसको फायर करें, इस बलून को आप फाड़ के दिखाएं। जब हम उसको फायर करते हैं तो जो उसके अंदर एक छोटा सा जो बुलेट वो इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसको हम छर्रा कह रहे होते हैं एयर गन के अंदर, जो ही वो फॉरवर्ड जाता है, मीन्स वो बलून की तरफ मूव करता है। जब हम ट्रिगर प्रेस करते हैं तो वो छर्रा जो है वो बलून की तरफ मूव करता है, तो एक रिएक्शन फोर्स पैदा होती है जो एयर गन से हम फील करते हैं। तो यहाँ पे उसके अंदर वो मोमेंटम की वजह से पैदा हो रहा होता है। द कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द गन रिक्वाइल्स। रिक्वाइल्स का मतलब है आपके पास जो गन है वो वापस रिक्वाइल कर रही होती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट विल बी 0 आफ्टर द गन इज फायर्ड। तो यहाँ पे आपके पास टोटल मोमेंटम क्या होता है, 0 होता है। लेट m बी द मास ऑफ द बुलेट, m जो है बुलेट का मास है, एंड v बी इट्स वेलोसिटी ऑन द फायरिंग गन।
एम स्मॉल एम और वी जो है, अब बुलेट हमारे पास स्मॉल है तो इसलिए हम उसका मास स्मॉल एम ले रहे हैं और उसकी वेलोसिटी स्मॉल वी से हम डिनोट कर रहे हैं। एम विद द मास ऑफ द गन, अब हमारे पास जो बिगर थिंग है, हमारे पास गन और बुलेट के अंदर गन जो है बिगर थिंग है, इसलिए उसका मास जो है कैपिटल एम से हम डिनोट कर रहे हैं ऑफ द गन, एंड वी बी द वेलोसिटी विद विच इट रिक्वायर्स। तो वी जो है हमारे पास गन की वेलोसिटी है और कैपिटल एम जो है वो गन का मास है। दस द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड विल बी। अब टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, गन और फायर का द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड। जब हम फायर करते हैं तो टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी, मीन्स के हमारे पास मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ गन प्लस मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब यहाँ पे कैपिटल एम जो है, यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है एम वी जो है, ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ अ गन, वेलोसिटी ऑफ अ गन, मास ऑफ अ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट। ये हमारे पास क्या है, बुलेट की मास एंड वेलोसिटी, और ये हमारे पास क्या है, गन की मास एंड वेलोसिटी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड। गन और बुलेट्स का जो मोमेंटम है जब हम गन फायर करते हैं वो इक्वल होता है द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर द गन फायर्ड। गन फायर करने से पहले हमने कहा था, हमने इसी स्टेटमेंट पढ़ा था जब शुरू के अंदर, हमने कहा है कि जब रेस्ट की हालत में होती हैं गन और बुलेट्स तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। गन फायर करने के बाद उसका मोमेंटम क्या हुआ, कैपिटल एम वी प्लस एम वी स्मॉल एम वी। तो मीन्स कि हमारे पास क्या है, तो बिफोर फायर्ड जो है वो ज़ीरो है, मीन्स के मोमेंटम ज़ीरो है। जब हम फायर ही नहीं कर रहे, रेस्ट की हालत में दोनों चीज़ें, तो उसका मोमेंटम ज़ीरो है। जब हम फायर कर रहे हैं तो उसका मोमेंटम क्या है, कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हमारे पास एम वी यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा, जब ज़ीरो की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। कैपिटल एम वी इक्वल टू नेगेटिव एम वी इक्वल टू नेगेटिव एम वी डिवाइड बाई एम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वी इक्वल टू नेगेटिव एम ओवर एम multiply v. The above equation gives the velocity v of the gun. Negative sign indicates the velocity of the gun is opposite to the velocity of the bullet. अब नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो अपोजिट है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। द गन रिक्वायर्स होती है वापस, द सेंस द मास ऑफ द गन इज मच लार्जर देन द बुलेट। अब मास ऑफ अ गन जो है वो क्या है, लार्जर होता है, मच लार्जर होता है किसके, बुलेट के। अब स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम है, यहाँ पे जो है एम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ बुलेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ गन के। जब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, मीन्स के वेट में आपके पास क्या है, गन का वेट जो है वो ज़्यादा है, देयरफॉर रिक्वायर्स इज़ मच स्मॉलर, तो रिक्वायर्स जो होती है वो बहुत कम होती है देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। इस तरह से वेलोसिटी भी बुलेट की क्या होगी, कम होगी। एप्लीकेशन इन रॉकेट्स और जेट इंजन। अब मोमेंटम की ये एप्लीकेशन रॉकेट या जेट इंजन में किस तरह से एप्लीकेबल है, रॉकेट एंड जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन दी सेम प्रिंसिपल। तो हमारे पास रॉकेट है या जेट इंजन है, वो भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन के असूल के ऊपर काम करते हैं। इन दीज मशीन्स हॉट गैसेस प्रोड्यूस, इन मशीन्स के अंदर काफ़ी सारी गर्म गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, पैदा होती हैं बाय बर्निंग ऑफ अ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम। तो इनके अंदर जब फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल जब जल रहा होता है, तो इसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी मिकदार के अंदर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, एस्केप होता है। द मशीन्स गेन एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम। इस तरह से मशीन जितना मोमेंटम गेन करती हैं उतना ही खारिज कर रही होती हैं। दे इनेबल दैम टू मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी। तो इस तरह से इन मशीन्स के मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी पैदा होती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये यहाँ पे एंड होता है। अब आपके लिए होमवर्क दिया गया यहाँ पे, राइट ऑल द क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक केयरफुली एंड आल्सो लर्न ऑल द क्वेश्चन। तमाम क्वेश्चन को आप लोगों ने एहतियात के साथ लिखना है और याद करना है। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेसन फ्रिक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगले लेसन के अंदर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।
तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।